आज वेक्टर्स आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने बोला था जितना पार्ट कराया उतने को आप पढ़ेंगे एक बार, तो आपने पढ़ा उतना पार्ट? यस सर। ठीक है। यस सर। कोई डाउट है उतने पार्ट में से? नो सर। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हम कर रहे थे और आज का जो टॉपिक है वो है ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे हमने बोला ना, नाम दिया ऑर्थोगोनल ट्रायड। ट्रायड का मतलब होता है तीन, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ सेट ऑफ थ्री वेक्टर्स। ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब यहाँ पर है दैट ऑल द थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी ये अगर आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है, तो एक्स एक्सिस पे डायरेक्शन इज गिवन बाय आई कैप, वाई एक्सिस पे डायरेक्शन इज गिवन बाय जे कैप और जेड एक्सिस पे डायरेक्शन इज गिवन बाय के कैप। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, फिर से एक रीकैप, कि एक वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो, ए वेक्टर इनटू इट्स डायरेक्शन। तो जब भी कभी डायरेक्शन की बात होगी और एक्सिस की बात करेंगे कि कौन से एक्सिस पे वेक्टर लाई करता है, तो हम लोग उसके लिए आई, जे और के यूज करेंगे। अब कैसे लिखते हैं इसको ध्यान से समझना। ये एक टू डायमेंशनल प्लेन है, ठीक है, टू डायमेंशनल प्लेन। इस टू डायमेंशनल प्लेन पे विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन दिस इज अ वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है। ठीक है बेटा। यस सर। तो अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, सो दिस ए वेक्टर विल बी गिवन बाय इट्स एक्स component into I cap plus its y component into j cap, ठीक है। ऐसे लिखा जाता है ये, ठीक है। अब ऐसा लिखते क्यों है, थोड़ा सा इसकी एक हमें प्रीफेस समझना पड़ेगा। लेट्स गो टू द क्लास 10th फर्स्ट। क्लास 9th और 10th में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थी आपने सबने, तो याद करो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टू डायमेंशनल प्लेन पे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन अगर ये एक्स एक्सिस हो और ये वाई एक्सिस हो, तो आप इस पॉइंट को क्या लिखते थे, एक्स वाई ऐसे ही रिप्रेजेंट करते थे ना। यस सर। अब जब हम इस पॉइंट को एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते थे तो हम क्या लिखते थे, एक्स कॉमा वाई। और एक्स का मतलब क्या होता था, एब्सिसा। वाई का मतलब क्या होता था, ऑर्डिनेट। आप एक्स को बोलते थे एब्सिसा और वाई को बोला जाता था ऑर्डिनेट, और दोनों को मिला के क्या कहते थे, कोऑर्डिनेट्स, है ना, ऐसे ही कहते थे ना। यस सर। अब देखो वेक्टर में बात वही है, बस लिखने का तरीका डिफरेंट हो गया। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इस पॉइंट P को एक एरो से रिप्रेजेंट करूं, लेट्स से कि ये मेरा R वेक्टर है, तो R वेक्टर को लिखने का तरीका होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। यानी पॉइंट को आप लिखते थे एक्स वाई से, लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक। सर इन टू डायमेंशन? हाँ जी, इन टू डायमेंशंस। यही अगर थ्री डायमेंशंस में होता ऐसे,
एक्स वाई जेड। तो ये जो पॉइंट P होता, दिस विल बी गिवन बाय एक्स वाई जेड। तो इस R वेक्टर को लिखा जाता एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, सो हाँ बेटा, बीच में प्लस भी लगाना होता है यहाँ पे। एग्जैक्टली, वेरी गुड। आई वॉज जस्ट वॉन्डरिंग कि किसी ने ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा अभी तक। बहुत अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसी तरीके से देखो बेटा, ये एक बहुत अच्छी चीज है, समीर ने ये क्वेश्चन पूछा, ये बाकी लोगों को भी पूछना चाहिए था। और मैं यही सोच रहा था कि अभी तक किसी ने ये सवाल मुझसे क्यों नहीं पूछा कि सर आप यहाँ पर बार बार प्लस ही क्यों लगा रहे हो, हम कुछ भी लगा सकते हैं, हम सब्ट्रैक्शन भी लगा सकते हैं, हम एडिशन के अलावा मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हैं, डिवीजन भी लगा सकते हैं, बट व्हाई प्लस, ऐड क्यों कर रहे हैं? एग्जैक्टली, वेरी गुड। अब इसका आंसर क्या है? पहले तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन ऐसी होगी, लेकिन प्लस साइन क्यों लगाएंगे, इसका जवाब मुझे मिलेगा अगले टाइप में, और उसको हम कहेंगे, इसको रब कर दूं यहां से। Yes, Yes, sir. हाँ, इसका जवाब हमें मिलेगा अगले टाइप में, और वो टाइप है पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर को समझने के लिए मुझे समझना पड़ेगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो देखो जरा, जब हमने बोला कि नेक्स्ट टाइप है हमारा पोजीशन वेक्टर, और हमने बोला कि बेटा पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर होता है कि किसी भी वेक्टर की पोजीशन को ऑन अ प्लेन, हाउ टू राइट इट, ठीक है, हाउ टू राइट द पोजीशन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ प्लेन, हाउ टू राइट position of a vector on a plane। अब कैसे लिखें, देखो ध्यान से। मान लिया कि ये मेरे पास एक एक्स वाई प्लेन है, और एक्स वाई प्लेन पे दिस इज द पोजीशन P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये आपका वेक्टर है ए वेक्टर, और इसकी पोजीशन है एक्स वाई। तो आप ए वेक्टर को लिखेंगे इधर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स एक्सिस पे आई कैप हम यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए, और वाई एक्सिस पे जे कैप यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए। अब आ गया मेन सवाल कि प्लस क्यों लगा। इसके लिए हमें बेटा समझना पड़ेगा लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब देखो ध्यान से, इसी फिगर को मैं रीड्रॉ करता हूं। ये ओरिजिन, दिस इज पॉइंट P, दिस इज एक्स वाई, मतलब कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई। मान लिया कि ये वेक्टर रिप्रेजेंट करता है ए वेक्टर को। मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं ऑन एक्स एक्सिस, और एक परपेंडिकुलर मैं यहां से ड्रॉ करता हूं ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, अभी बताओ, ये जो डिस्टेंस है ओ एम, और ये जो डिस्टेंस है एन, ओ एन इज इक्वल्स टू वाई, ओ एम इज इक्वल्स टू एक्स। ये क्या बन गया बेटा? एक पैरेललोग्राम बन गया। Parallel. ठीक है, अब अगर ये एक पैरेललोग्राम है, तो हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम हमारे पास क्या बना है? ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में O से M की तरफ अगर हम जाते हैं तो डायरेक्शन इज दिस, M से P की तरफ जाते हैं तो डायरेक्शन इज दिस, और वेक्टर की तो डायरेक्शन ये थी ही। तो एक काम करेंगे, स्टेटमेंट यहां लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वेक्टर एडिशन के लिए। लिखें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लिखें, it states that
if two vectors are placed in such a way, if two vectors are placed in such a way that head of one vector coincides with the tail of another vector. देखो, head of one vector coincides with the tail of another vector. Then the third vector, which is in opposite direction, then the third vector, which is in opposite direction. सर एक बार रिपीट करना. लिखो, it states that if two vectors are placed in such a way that head of one vector coincides with the tail of another vector, then the third vector, which is in opposite direction, to the first two vectors, gives us the sum or resultant of the two vectors, gives us the sum or resultant of the two vectors. सर फर्स्ट टू वेक्टर्स के बाद क्या है? Then the third vector, which is in opposite direction to the first two vectors, gives us the sum or resultant of the other two vectors. देखो ध्यान से, मैंने इस वाले ट्रायंगल को रीड्रॉ किया. दिस इज O, दिस इज M, दिस इज P. अब बेटा देखो ध्यान से, OM का मैग्नीट्यूड क्या है? X है ना? यस सर. ठीक है, OM का मैग्नीट्यूड है X, बट दिस इज X एक्सिस, तो इसकी डायरेक्शन इज गिवन बाय I कैप ना. अभी हमने ऑर्थोगोनल ट्रायड में बात करी कि एक्स एक्सिस पे डायरेक्शन को आप आई कैप से रिप्रेजेंट करोगे, वाई एक्सिस पे आप डायरेक्शन को जे कैप से रिप्रेजेंट करोगे, और जेड एक्सिस पे आप डायरेक्शन को के कैप से रिप्रेजेंट करोगे. तो एक्स पे डायरेक्शन कौन सी आएगी? आई कैप आएगी. यस सर. वाई पे डायरेक्शन जे कैप आएगी बेटा, और थर्ड को तो आपने नाम दिया था ए वेक्टर. तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ए वेक्टर विल बी इक्वल टू एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर, और एक्स वेक्टर को आप क्या लिख सकते थे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो गया, है ना? यस सर. इतनी बात समझ में आ गई कि हमने Yes, कैसे लिखा इसको? तो Yes, sir. समीर अब ये पॉजिटिव साइन बीच में ले रहे हैं, ये क्लियर हो गया बेटा? यस सर. विज्ञात समझ में आ गया? यस सर, आ गया. यशिका, यस सर. अनुषा, यस सर. लावण्या, यस सर. प्रतीक. यस सर. सर कहाँ थे पिछले 2-3 क्लासेस में? सर रिकॉर्डिंग देख लीजिए. हाँ, तो रिकॉर्डिंग तो देख लीजिए, बट लाइव भी तो अवेलेबल होना जरूरी होता है. सॉरी सर. कोई टूर्नामेंट चल रहे हैं क्या? नहीं सर, था खत्म हो गया. ठीक है. तो बेटा ट्राई टू बी मतलब थोड़ा सा कंटिन्यूटी मेंटेन करने की कोशिश करो. यस सर. मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, बट स्टिल मैंने कहा यार पिछली क्लास ली नहीं थी तो आज ले ही लेता हूँ. बट अभी आई एम नॉट वेल प्रॉपरली, मतलब
बिल्कुल ठीक हूँ नहीं, बट स्टिल कोई नहीं। आप लोग तो ये है कि सिर्फ मैंने तो बोर्ड पे खड़े होकर लिखना है, पढ़ाना है, आप तो वीडियो देख रहे हो ना सिर्फ, ज्यादा से ज्यादा, और नहीं है तो आपके पास बैकअप भी है, फिर से दोबारा देख लोगे, लेकिन वो बैकअप जब तक मैं दूंगा नहीं तब तक होगा नहीं। तो इसीलिए बेटा मेरा तो मजबूरी है कि मेरे को तो पढ़ाना ही पढ़ाना है। आपके लिए माना कि ऐसी कोई अभी मजबूरी नहीं है, आप वीडियो भी देख सकते हो, बट अगर ये क्लास फिजिकली हो रही होती तो फिर बैकअप देना मुश्किल हो जाता ना। तो यस सर। थोड़ा सा कोशिश करो कि आप कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करें सभी लोग, ठीक है? यस सर चलो, हाँ बेटा। सर इसमें लॉ में आप हमें ये बोला कि थर्ड वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए, बिल्कुल। पर सर अगर इन तीनों की सेम डायरेक्शन होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर ऐड नहीं होगा। बताता हूँ ना, फिर ऐड नहीं होगा, बताता हूँ। देखो ध्यान से, अब ये सेम डायरेक्शन में नहीं है, अपोजिट में है। कैसे? आप अगर इन दो वेक्टर्स की डायरेक्शन देखो, ये ऐसे चला और वो ऐसे चला, तो व्हाट सेंस दिस गिव्स टू यू? एंटी क्लॉकवाइज। यस सर। तो अगर ये एरो ऊपर लगाने के बजाय मैं नीचे लगा देता और ये ऐसे आ जाता, तो ये तो एक क्लोज लूप बन जाता ना। यस सर। अगर ये बेटा क्लोज लूप बन जाता तो फिर आपको ए वेक्टर इक्वल टू एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर नहीं मिलता। इसीलिए हमने कहा कि क्लोज लूप नहीं बनना चाहिए, इसकी डायरेक्शन इससे अपोजिट होनी चाहिए। अब अगर क्लोज लूप हो जाएगा तो ऐसा क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, समझे बात को। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन AIEEE में भी और जेई मेंस में भी, ठीक है, पूछा जा चुका है वेक्टर्स में से कि हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू हैव जीरो रिजल्टेंट। देन योर आंसर इज, अच्छा, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ vectors of different magnitudes are required, लिख लो बेशक से क्वेश्चन। How many vectors of different magnitudes are required? How many minimum number of vectors of different magnitudes are required to have zero resultant? तो याद रखना कि कम से कम 3 वेक्टर्स होने चाहिए। कैसे? ये वेक्टर आपका इस तरफ, ये वेक्टर आपका इस तरफ, लेट दिस बी ए वेक्टर, दिस बी बी वेक्टर, और ये वेक्टर आपका एरो इस तरफ था तो हमने इसको सी वेक्टर कह दिया। तो आंसर हो गया सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब सवाल ये कि अगर एरो नीचे हो जाता, ठीक है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर, तो एरो की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो अब मैं इसको लिखूंगा माइनस ऑफ सी वेक्टर, ठीक है? ठीक है बेटा। यस सर। अब कायदे से इसका रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर्स का कहां जाना चाहिए? इधर जाना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए, लॉ यही कहता है। बट आपके पास एक तीसरा वेक्टर भी है विच इज इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है? तो इन दोनों वेक्टर्स का सम, यानी इन दोनों के रिजल्टेंट का और माइनस सी वेक्टर का सम क्या दे देगा आपको? 0 दे देगा। ठीक है बेटा। सर एक बार री एक्सप्लेन Yes, कर दो। सर आपने बोला था कि ये ऐड नहीं होंगे। मैंने बोला, अच्छा एक बात समझो, इन दोनों का सम क्या मिलना चाहिए आपको? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मिलना चाहिए, यस सर। मिलना चाहिए। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन? डायरेक्शन होनी चाहिए ये जो मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ, यही होनी चाहिए ना।
है ना? Yes, sir. बट वी हैव अनदर वेक्टर जो कि ऑलरेडी इस डायरेक्शन में है। तो मुझे ये बताओ, ये वेक्टर अगर a प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा? माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा ना, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना। Yes, sir. है ना? तो यानी ये रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट इस वेक्टर को अल्टीमेटली क्या कर देगा? नलिफाई कर देगा। Yes, sir. इस बात को समझने के लिए हम एक पॉलीगन ले लेते हैं। देखो ध्यान से, ये ले लिया एक पॉलीगन, मैंने इसको क्लोज्ड ले लिया, ठीक है? ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट ये पैरेलल है, दिस इज अ रेगुलर पॉलीगन, तो ये आपका माइनस ऑफ ए वेक्टर होगा। इसके एग्जैक्टली पैरेलल ये है, तो ये आपका माइनस ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा। डायरेक्शन अपोजिट है ना? Yes, sir. ठीक है। तो अब जब आपने इन दोनों का सम किया तो आपको ये मिला रिजल्टेंट। या ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई हो रहा ना बेटा? Yes, sir. तो ये वाली लाइन आपको क्या देगी? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर देगी। तो यानी नीचे से मैं इन दोनों को यहां से खत्म कर दूं तो मुझे सिर्फ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मिल रहा है, ठीक है? Yes, sir. नाउ दिस इज माइनस ए, दिस इज माइनस बी, तो इसका रिजल्टेंट यहां आना चाहिए, आना चाहिए ना? Yes, sir. तो ये क्या होना चाहिए? माइनस ऑफ ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, यानी माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होना चाहिए। हाँ. तो दो वेक्टर्स, ये कैसे वेक्टर्स हैं? पैरेलल वेक्टर्स हैं। एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, एंटी पैरेलल हो गए। Yes, sir. So if this is minus of a vector plus b vector, तो दूसरा आपका a वेक्टर प्लस b वेक्टर है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल आउट कर रहे हैं। नेट रिजल्टेंट क्या हो गया? 0 हो गया दोनों का। Yes, sir. बात समझ आई बेटा? Yes, sir. इसको आप वैल्यूज लेके भी कर सकते हो, ठीक है? यहां पर यही बात समझाने की थी कि अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो उस केस में ये ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर हो जाएगा c इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है? ठीक है? Yes, sir. तो क्लोज लूप में हमेशा रिजल्टेंट 0 होगा। हाँ, क्लोज लूप में हमेशा रिजल्टेंट 0 होगा। देखो कैसे, अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो c वेक्टर प्लस a वेक्टर प्लस b वेक्टर, यानी सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया ना? हो गया? Yes, sir. यस सर। तो इस बात को याद रखेंगे, कहीं पे भी आप हैश डाल के लिख लो, कहीं पर भी नोट करके लिख लो कि इन अ क्लोज्ड लूप, इन अ क्लोज्ड लूप सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स इज 0 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कॉन्टिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी ब्रेक नहीं हो रही थी, वो जिस लूप में चल रहा था उसी लूप में चलता रहे, ठीक है? अगर उसने कॉन्टिन्यूटी ब्रेक करी तो फिर वो लूप ब्रेक हो जाएगा, और जैसे ही लूप ब्रेक हो जाएगा तो फिर आपका वेक्टर सम 0 नहीं होगा, ठीक है? क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है।
तो ये बात यहाँ से समझ में आ गई। नाउ दिस मस्ट बी क्लियर कि भाई यहाँ पर ये प्लस क्यों आ रहा है ना? यस सर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के अच्छा, जो चीज रिक्वायर्ड नहीं सिर्फ उसको मिटा रहा हूँ मैं यहाँ से। आपने ये लिख लिया नीचे वाला? यस सर। यस सर, कर लिया। अच्छा देखो, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अब हमने ये कहा कि जनरली जो वेक्टर होता है, एक वेक्टर को आप लिखते हो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन, है ना? लेकिन बेटा अब जैसे इस वेक्टर का तो मेरे को पता है कि मैग्नीट्यूड x है, क्योंकि वो किसने बता दिया मुझे? कोऑर्डिनेट्स ने बता दिया कि x इज द मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड मुझे y बता दिया किसने? कोऑर्डिनेट्स ने बता दिया कि बेटा mp इज y, om इज x, जो कि हमने यहाँ y और x लिख के लिए थे। और डायरेक्शंस कौन बता रहा था? ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ वेक्टर्स के x एक्सिस पे डायरेक्शन इज गिवन बाय i कैप एंड y एक्सिस पे डायरेक्शन इज गिवन बाय j कैप। अगर मैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछ लूं आपसे तो कैसे बताओगे? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई जगह काम आएगी अभी। देखो अब यहां से अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करूं तो मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए होता है एंड इट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए कैप। Now, what you will understand by this relation, a vector upon a cap. अभी आप जिस लेवल पे वेक्टर्स पढ़ रहे हो, मुझे नहीं लगता कि इससे आपको कुछ समझ में आया होगा, है ना? यस सर। है ना? आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा होगा कि यार ये क्या कर दिया, a वेक्टर अपॉन a कैप, हमें क्या पता कैसे निकालें। यानी अगर मैं यहाँ पर लिख भी दूं कि चलो जी this is our x I cap plus y j cap upon a cap। अब a cap को मैं क्या ही लिख लूंगा, कैसे सॉल्व कर लूंगा इसको, हमें तो कुछ नहीं समझ में आया। तो बता दूं बेटा, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जिसके अंदर डायरेक्शन ना हो, और अगर आप डायरेक्शन को कहीं से भी डिलीट करना चाहते हो या हटाना चाहते हो और विदाउट डायरेक्शन वेक्टर की वैल्यू देखना चाहते हो जो कि उसका मैग्नीट्यूड होता है, तो उसका एक ही तरीका है, आप वेक्टर का स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये तो थे लॉ ऑफ एडिशन। अब बात करेंगे लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अच्छा एक और बात बता दूं, अभी जो लॉज ऑफ एडिशन हमने करे हैं ये कंप्लीट नहीं हुए हैं। ठीक है, दिस इज ओनली, मैं उतना पार्ट आपको करा रहा हूं जहां पर आप वेक्टोरियल नोटेशंस में या वेक्टर्स की जो नोटेशंस हैं उनको आपको समझने में हेल्प मिल जाए। तो सिर्फ इतना वेक्टर एडिशन कराया है। ऑब्वियसली इसी चैप्टर में हमें वेक्टर एडिशन और डिटेल में करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के लॉज भी सिर्फ उतने ही बताऊंगा जितने अभी नेसेसरी हैं, बाकी नहीं बताऊंगा। ठीक है, यस सर। तो वो वहां पे करेंगे जहां पर आएंगे, इसी चैप्टर के अंदर आएंगे। ठीक है, तो अब समझो, अगर मैं आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाता है बेटा आई कैप का स्क्वायर, और जैसे ही आप आई कैप का स्क्वायर करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, यानी एग्जांपल लें, अगर x आई कैप का स्क्वायर किया तो दिस बिकम्स x स्क्वायर ओनली। ठीक है, यस सर। यानी x आई कैप को आप क्या लिख सकते थे? आप x वेक्टर भी लिख सकते थे, है ना? देखो x वेक्टर को ही हमने x आई कैप लिखा था ना, लिखा था ना? यस यस सर। सर। को ही x आई कैप लिखा, तो इसका मतलब x वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा तो वो भी x स्क्वायर ही कहलाएगा। यानी जब भी कभी आप वेक्टर को उसी से मल्टीप्लाई कर दो
ठीक है, if a vector gets multiplied with itself then we will be having the magnitude, square of the magnitude. ठीक है, इस बात को कहीं पर लिख लेना. If a vector is multiplied with itself then वो नहीं है लेन लगेगा if a vector is multiplied with itself जवाब पता है पूछ जवाब if a vector is multiplied with itself then the square of the vector gives us the square of its magnitude. ठीक है, और वहां से डायरेक्शन आपकी खत्म हो जाती है, डायरेक्शन का वहां कोई रोल नहीं रहेगा देन. ठीक है, ठीक है बेटा. Yes, sir. तो देखो a वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a वेक्टर इनटू a स्क्वायर, यानी a वेक्टर का अगर मैंने स्क्वायर करा तो आप एक तरीके से मॉड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर कर रहे हो इनटू a कैप का भी स्क्वायर कर रहे हो. a कैप का स्क्वायर तो क्या हो जाता है बेटा, 1 हो जाता है, एंड वी आर लेफ्ट विद मॉड ऑफ a का स्क्वायर व्हिच इज नथिंग बट a स्क्वायर. अब इसका एग्जांपल क्या होगा, वापस यहीं आ जाओ, इन ट्रायंगल OMN. ठीक है, इसको इधर से रब कर दूं. देखो जरा, इन ट्रायंगल OMP OP square is equal to OM square plus MP square. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, है ना Yes, बेटा? sir. यस सर तो सिंपल सी बात है, a वेक्टर का स्क्वायर करा आपने इक्वल टू x वेक्टर का स्क्वायर करा प्लस y वेक्टर का स्क्वायर करा एंड यू आर लेफ्ट विद a स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हो a इज इक्वल टू अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ठीक है, यस सर ठीक है. तो ये बात समझ में आ गई कि वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा उसी से, और जब हम वेक्टर्स को रिजल्टेंट लेंगे यानी ऐड करेंगे तो क्या होगा, है ना? Yes, sir. तो आई होप कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर. अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? अब इसकी एप्लीकेशन ये है, बहुत ही सिंपल सी एप्लीकेशन है, सीधी सादी, कुछ नहीं है. ठीक है, इसको मैंने स्क्रीनशॉट तो ले लिया है, तो आपको मिल जाएगा. देखो जरा एप्लीकेशन क्या कहती है. एप्लीकेशन कहती है कि मान लो कि आपके पास ये कोई एक वेक्टर है r वेक्टर एंड इज गिवन बाय 2i प्लस 3j. ठीक, तो कोई पूछे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर, तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए that magnitude of r vector is nothing but under the root square of the individual terms. 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, रूट 13 is आंसर, है ना? Yes, sir. ठीक है बेटा, यस सर ठीक है. अच्छा,
एक और इम्पोर्टेंट बात, चलो कोई बात नहीं, वो आगे ही कराएंगे, अभी रहने दो। तो अब यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, और ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि अगर वेक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो कैसे करना है ना। Yes, sir. चलो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो हमने पोजीशन वेक्टर करा जहां पर हमने एडिशन सीखी और हमने किस तरह से उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो भी सीखा। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स के बारे में इन डिटेल। ठीक है, तो फिर से ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स, इसको रब कर दूं, यहां से कर दूं। यस सर। अभी यहाँ पे मेरे को कुछ समझाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको रब नहीं कर रहा है यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स में। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, स्टेटमेंट वही रहेगी जो कि मैंने पहले लिखवाई है, तो स्टेटमेंट हम चेंज नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं चेंज होगा उसमें से, सिर्फ फिगर की बात है। यहां मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था, अब मैं राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना रहा, यहाँ पर हम लोग एक स्केलिन ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स से कि ये मेरा ए वेक्टर, ये मेरा बी वेक्टर, ये ओरिजिन था, तो मैं इसको ओरिजिन ओ मान लेता हूं, यानी रेफरेंस पॉइंट, और ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होना चाहिए। ये तो हमने इसकी स्टेटमेंट कर ली ना, तो हमें पता होना चाहिए ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम मुझे आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मिलना चाहिए। ठीक है, यस सर। यहां हमने मान लिया था कि दोनों वेक्टर्स 90 पर है, यहां हम ये मान रहे हैं कि दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 नहीं है, एक आर्बिट्ररी एंगल। ठीक है, तो मैं क्या करूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेता हूं और इस वाले वेक्टर को मैं आगे प्रोड्यूस करा देता हूं, तो इधर 90 बन गया। लेकिन आपको मैंने क्या बताया था पिछली बार कि जब भी कभी बेटा वेक्टर्स के बीच में एंगल देखोगे तो यू हैव टू यूज अ सिंपल सा कॉन्सेप्ट, और वो क्या था, टेल से टेल मिलाओ। आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, आपने अगर ये वाला एंगल ले लिया तो गलत है। क्यों, ये हेड और टेल के बीच का एंगल है, आपको टेल और टेल के बीच का एंगल चाहिए, तो मैंने इस वाले वेक्टर को आगे प्रोड्यूस किया, सो दिस इज सम एंगल थीटा। ओके, ठीक है बेटा, यस सर। ये O, this is point M, this is N, and let this be P। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं फिर से। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, तो निकालने के लिए हमने फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करी, तो ON स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर विल बी इक्वल टू OP स्क्वायर, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, यस सर। ठीक है। नाउ OP इज इक्वल टू R ओनली, तो R वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू ON को क्या लिख सकता हूं, OM प्लस MN का होल स्क्वायर प्लस NP का होल स्क्वायर, तो OM इज A प्लस MN की वैल्यू हमें पता नहीं, होल स्क्वायर प्लस NP की वैल्यू भी मुझे पता नहीं, तो मैं MN और NP की वैल्यू निकाल लेता हूं यहां पे। तो हम ये कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करेंगे, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल MNP sin theta is
Pn upon B, तो Pn is equal to B sin theta. Am I right? Yes, sir. ये वाला ट्राइंगल देखो, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ये बेस होगा तो ये हाइपोटेन्यूज होगा. दिस हाइपोटेन्यूज इज नोन टू यू, बी वेक्टर, है ना. अब साइन रेशियोज की जब आप बात करते हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर आपके पास, आपने क्लास 10th में पढ़ा था, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते थे तो साथ में क्या लगाते थे, के, एक कांस्टेंट के लगाते थे. जैसे आप रखते थे 4k अपॉन 5k, ऐसा लिखते थे ना. Yes, sir. वो के किस लिए होता था, वो कांस्टेंट वहां पर हमें ये बताता था कि ये रेशियो है, यानी आप वहां पर एक परफेक्ट वैल्यू की भी बात कर सकते हो, बट डायरेक्शन इज नॉट देयर, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड, है ना. Yes, sir. तो वी आर ओनली टेकिंग मैग्नीट्यूड, इसीलिए मैंने बी के ऊपर वेक्टर नहीं लगाया है यहाँ पे. तो जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिलेंगी वो मैग्नीट्यूड देंगी आपको, वो कभी भी आपको डायरेक्शंस नहीं देंगी. सिमिलरली यहां से अगर मैं cos थीटा कैलकुलेट करूं बेटा, तो cos थीटा विल बी इक्वल टू mn अपॉन b, यानी mn इज इक्वल टू b cos थीटा होगा. ठीक है. ठीक है बेटा. Yes, sir. इन वाली वैल्यूज को क्या यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर. सो दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. अब यहां देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर जब आप करते हो तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. ये जो मैंने ओपन करा रिलेशन, क्लियर है यहां तक का पार्ट सबको? Yes, sir. लावण्या बेटा क्लियर है? Yes, sir. प्रतीक समझ आया? Yes, sir. समीर, यस सर. विज्ञत, याशिका, अनुषा, क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. So now r is equal to under the root of this term. So r is equal to under the root a square plus b square cos square theta plus b square sin square theta को हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ b square मिलेगा plus 2ab cos theta is the final relation. अब आप कहोगे कि सर दोनों केसेस में रिजल्टेंट आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो अलग अलग हुआ, जहां एंगल थीटा था वहां पर ये आया, जहां एंगल 90 था वहां पर तो सिर्फ यही आ रहा था. तो ऐसे जैसे जैसे एंगल चेंज होगा वैसे वैसे क्या डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज करने पड़ेंगे, सवाल ये आ रहा. हाँ या ना? Yes, sir. आ रहा है. आ रहा है ना? तो जवाब बहुत सिंपल सा है, दिस इज द आइडियल रिजल्ट, यू हैव टू अप्लाई दिस रिजल्ट ऑलवेज. अब इसी वाले रिजल्ट से हम ये रिजल्ट बना सकते हैं. देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला था, एंगल हमेशा वेक्टर्स के बीच में कौन सा लेंगे, जो दोनों की टेल्स के बीच में बनेगा. नाउ लुक एट हियर, इस वेक्टर की टेल ये रही और इस वेक्टर की भी टेल ये रही, तो ये वाला एंगल भी 90 है ना. Yes, sir. Now put 90 here. So we are left with a square plus b square only. Yes, sir. So this is the ideal result, the most ideal formula for having magnitude of resultant of two vectors. ठीक है? Sir, what if cos theta is 0?
व्हाट इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0? देखो ध्यान से। अच्छा एक बात बताना, पैरेलल वेक्टर्स याद हैं? यस सर। याद है, लास्ट टाइम भी किए थे, है ना? चलो आपके वाले सवाल के 2-3 केसेस बना लेते हैं ना। अब मुझे ये रब करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपको अब यहाँ से ये समझ में आ गया होगा कि x² + y² यहाँ पर बना कैसे, है ना? तो देयर आर Yes, टू sir. मेथड्स। एक तो आप सीधा सीधा ये लिख दो, याद कर लो। दूसरा एंगल 90 है तो, या फिर आपके पास जनरल फॉर्मूला होना चाहिए याद, तो हो ही जाएगा। अब कॉन्सेप्ट बनाते हैं। चलो, जो आपने पूछा कि अगर एंगल 0 डिग्री होगा तो क्या होगा और कैसे होगा। अच्छा मान लेते हैं कि मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर बेटा ये वाला, ये रहा ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर ये रहा बेटा बी वेक्टर। अभी ए और बी में एंगल कितना है? 90, ठीक है ना? Yes, sir. थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आर वेक्टर या आर का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया a² + b²। ठीक है, इतनी बात थी। Yes, यस sir. सर। अब अगला केस, अगर बेटा इस ए वेक्टर के ऊपर, ये आपका ए वेक्टर है, इसके ऊपर मैं इस बी वेक्टर को ओवरलैप करा दूं, यानी इधर मूव करा के ले आऊं और एग्जैक्टली ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाए, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा मुझे, दिखेगा ना? Yes, sir. अब दोनों वेक्टर्स की टेल्स भी मीट कर रही हैं और दोनों वेक्टर्स के एरोज भी, हेड्स भी मीट कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में मैंने बोला था अगर 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो हम इसे ऐड कर लेते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना? कैसे आएगा देखो ध्यान से। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो आपके पास फॉर्मूला आर का क्या था? a² + b² + 2ab cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। Yes, sir. तो ये क्या बन गया आपके पास? ए वेक्टर, सॉरी, a + b का होल स्क्वायर बन गया, which will be equal to a + b। Yes, sir. तो दोनों वेक्टर्स 0 डिग्री होगा तो ऐड हो जाएंगे। अब केस नंबर तीसरा ले लेते हैं। मान लो कि ये आपका ए वेक्टर था, ये आपका बी वेक्टर। इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग द एंगल, इंस्टेड ऑफ मूविंग द वेक्टर बी क्लॉकवाइज, अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करा दूं तो एक स्टेज आएगी जहां पर आपका बी वेक्टर आपको कुछ ऐसा दिखेगा, तो वो यहां से कंप्लीटली वैनिश हो जाएगा। तो दोनों की टेल्स एक ही जगह पे मीट करेंगी, बट हेड्स आर इन एग्जैक्टली द ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो एंगल कितना बनेगा यहाँ पे? 180 बना। बना। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो इस केस के अंदर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिलेगा बेटा a² + b² + 2ab cos 180 is -1। तो ये बन जाएगा √a² + b² - 2ab। तो फाइनली a - b, है ना? Yes, sir. तो 3 कॉन्सेप्ट बने। पहला, 90 पे होता है तो दोनों वेक्टर्स ऐड कैसे होंगे? दोनों के इंडिविजुअल वेक्टर्स का स्क्वायर और उसका √। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो कैसे ऐड होंगे? डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग दीज वेक्टर्स।
तो पहला आप इसको आपने सीधा सीधा a माइनस बी भी लिख दिया, अदरवाइज आप इसको ऐसा भी कह सकते थे कि भाई ये मेरा प्लस ए वेक्टर है अगर, तो इधर वाला मेरा माइनस बी है। क्यों? क्योंकि वो a से अपोजिट जा रहा है, और एल्स क्योंकि मैंने a माइनस बी लिखा है। आप अगर इसको b माइनस ए लिखते तो आप कहते हैं ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ठीक है, यस सर। तो वेक्टर्स क्लियर हो रहे हैं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. आज वाली वीडियो को ध्यान से देखना, समझना, और पिछली वाली और आज वाली ये दोनों वीडियोस को ध्यान से दोबारा से देखना। क्वेश्चंस ट्राई अभी नहीं करेंगे जब तक मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है? Yes, sir. अगर आपको स्कूल में करा दिए गए हैं तो कोई इश्यू नहीं है मुझे, बाकी अभी क्वेश्चंस ट्राई नहीं करेंगे, मैं खुद ही कराऊंगा इसके क्वेश्चंस आपको ट्राई, ठीक है? Yes. Okay, sir. ठीक है बेटा, तो सबको क्लियर है? लावण्या Yes, sir. क्लियर है बेटा? Yes, sir. कोई डाउट है? Sir, अभी तो नहीं है। विज्ञत, यस सर क्लियर है। प्रतीक, Yes, sir. याशिका, अनुषा, No Sir, doubt, clear. sir. समीर, क्लियर है सर। ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो इससे आगे स्टार्ट करेंगे, ओके? सर सर हाँ बेटा, बोलो बोलो। सर 31st को हमारा PT2 का एग्जाम होगा फिजिक्स का। क्या आएगा? सर मोशन इन बॉडी एंड मोशन इन अ प्लेन। चल रहा है मोशन इन अ प्लेन, और मोशन इन अ प्लेन तब तक तो खत्म हो जाएगा बेटा, पहले ही हो जाएगा, और न्यूमेरिकल्स भी हो Okay. जाएंगे, कोई इशू नहीं है। सर हाँ समीर बोलो। सर मैं पूछ रहा था कि क्लासेस क्योंकि कम हो रही हैं, सो हम एक्स्ट्रा क्लासेस बीच में रखें। क्लासेस कम हो रही हैं, हाँ क्योंकि पीछे सिलेबस तो थोड़ा पीछे है। पीछे वो ये हुआ था बेटा, क्योंकि वो रिजल्ट वर्क चल रहा था ना, तो एक तो क्लासेस पीछे मिस हो गई थी। हाँ यस तो सर, उसका तो कोई बात नहीं, पर थोड़ा सिलेबस कवर करने के लिए। हाँ, तो मैं जैसे ग्रुप पे मैसेज डाल दूंगा, सबकी कंसेंट आ जाएगी, मैं रख लूंगा, कोई इशू नहीं है बेटा। ओके सर। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी नहीं।